हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस पेडागोजी करने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में है और हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? ये सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। दूसरा है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। तीसरा है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। और चौथा है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। तो पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। बच्चे पुस्तक के पृष्ठ को समेकित रूप से पढ़ते हैं, उसमें दिए शब्दों, चित्रों आदि को अलग अलग नहीं देखते। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 तक एक विषय के रूप में देखती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तीसरा है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और चौथा है, कक्षा 1 तथा 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन 2 का सही आंसर हो जाएगा सेकंड, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और 2 में यह विषय नहीं है। तीसरा है, यह विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप से देखता है। अतः कक्षा 1 और 2 को पर्यावरणीय मुद्दों की जानकारी भाषा और गणित के माध्यम से दी जाती है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण के मुद्दों की जो जानकारी होती है उसे भाषा और गणित के माध्यम से दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को क्यों प्रस्तावित किया गया है? पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। तीसरा है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। और चौथा है, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि यह बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 3 का व्याख्या है, थीम की गहरी समझ बनाने के लिए उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? हमसे पूछा गया है नहीं है। तो भोजन, सेकंड है आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। तो कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो काम और खेल नहीं है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नए पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है, जो पहला है परिवार एवं मित्र, और दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठवां हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो भोजन, आवास और हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये तो वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की 6 थीमों में से है, और काम और खेल यह नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा काम और खेल, ऑप्शन 4, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है।
चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में काम और खेल नहीं है। नए पाठ्यक्रम में इस विषय को जिन 6 थीमों में बांटा गया है वे है, पहला है परिवार एवं मित्र। इस परिवार एवं मित्र की 4 उप थीम है। आपसी संबंध है, काम और खेल है, जानवर है और पौधे हैं। तो हमसे यहाँ पूछा गया था, मुख्य 6 थीमों में से एक नहीं है पूछा गया था, और ये जो काम और खेल वाला जो ऑप्शन है ये परिवार और मित्र की उप थीम है, इस वजह से ऑप्शन गलत हुआ। अन्य थीमें हैं। दूसरा थीम है भोजन। पहला थीम क्या था? परिवार और मित्र था। दूसरा थीम भोजन, तीसरा है पानी, चौथा आवास, पांचवा है यात्रा और छठवां हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों को याद रखिएगा। पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठवां हम चीजें कैसे बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। यहाँ क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है पूछा गया। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है, यह बिल्कुल सत्य है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन होता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। और तीसरा है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो अवसर देना पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो ये तीनों तो सही हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया था, इस वजह से यह आंसर सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। यह पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है क्योंकि यह विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप में देखता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है ताकि बच्चे स्वयं खोज करके सीखने तथा रटने की मजबूरी से बचे रहे। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को स्वयं ज्ञान रचने में सहायक भूमिका निभाता है ताकि बच्चे अपने आसपास के लोगों से, परिवेश और समाचार पत्रों से सीखें। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है। तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना भी बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है पर्यावरण अध्ययन के लिए। तो 1, 3, 4 हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या, पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बच्चों की सक्रिय भागीदारी पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियात्मक रूप से शामिल होना आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की 4 दीवारी के बाहर से जोड़ा गया है ताकि विद्यार्थी कक्षीय ज्ञान को बाहरी परिवेश से अंतः स्थापित कर समझ सकें। बच्चों में अवलोकन क्षमता विकसित करने के लिए उनको बाग, बगीचे, तालाब के किनारे प्रकृति भ्रमण पर ले जाने की आवश्यकता है ताकि विद्यालय के ज्ञान को स्थानीय ज्ञान से संबंधित किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? किससे कहानियां हैं, पाठ्य पुस्तक का पठन है, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं हैं या कक्षा का निर्देशन है? तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है किस्से और कहानियां। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से कहानियां हैं। बच्चे कहानी के पात्रों से स्वयं को आसानी से जोड़ पाते हैं, इसलिए किस्से कहानियां, संवाद, कविताएं, हास्यखंड, पहेलियां, क्रियाकलाप आदि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन
में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पुस्तकों के और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। पूछा जा रहा है क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षा की स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा और यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। पूछा जा रहा है क्यों? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, 2, 3, 4 और 3 और 4। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षा की स्रोत नहीं है, अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, वह 1, 2 और 3। व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अन्य स्रोत जैसे परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं पुस्तकें इत्यादि भी पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। इन स्रोतों की सहायता लेने से बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव होगा, साथ ही उनका योगदान भी बढ़ेगा। शिक्षकों को भी बच्चों के परिवारों को जानने का अवसर प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना और बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो एक जो शिक्षक है वो हमेशा क्रियाकलाप करने के बाद प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करता है। तो क्लासरूम में चर्चा का संचालन करता है। तो क्रियाकलापों, प्रश्न और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, ये सही है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, यह भी पॉजिटिव है। और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना हमेशा ही पॉजिटिव होता है। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, शिक्षक को बच्चों में विभेद करना ही नहीं है, यह निगेटिव है। तो हमारे 3 ऑप्शन सही हैं, 1, 2, 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। शिक्षकों द्वारा क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, खोजने के अवसर देना एवं बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना है। शिक्षक को चाहिए कि वह विभिन्न परिस्थितियों जैसे अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, ड्राइंग अथवा चित्रकारी करना, समूह में चर्चा करना आदि के दौरान बच्चों के कौशलों का आकलन करे। बच्चों में सृजनात्मकता को उभारने, रचनात्मक करने का कौशल एवं सौंदर्य बोध का विकास करने के लिए आवश्यक है कि बच्चों को सीखने का अवसर उपलब्ध कराए जाए, बच्चों की अभिव्यक्ति की प्रशंसा की जाए, उनकी रचनात्मकता को नकारा ना जाए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। एक शिक्षक है वह खाना किस प्रकार से खराब होता है उस पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? या सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। ऑप्शन 2 है, या बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ऑप्शन 3 है, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। और ऑप्शन 4 है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। वह समूह बनाता है क्योंकि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। व्याख्या भी देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा बच्चों का समूह कार्य करवाया जाना सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समूह में किए गए पारस्परिक क्रियाकलापों से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। इसके अतिरिक्त इससे समूह में कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। छोटे समूह या बड़े समूह में काम करके बच्चे आनंदित एवं प्रेरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं।
निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए यह पूछा गया है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना या प्रश्न पूछना। तो पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक नहीं होना चाहिए, तो न्याय और समानता के प्रति सरोकार यह तो होना चाहिए, सहभागिता यह भी पॉजिटिव वर्ड है, और प्रश्न पूछना, प्रश्न भी पूछना चाहिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा याद करना। तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में निगेटिव पूछा गया था। याद करना पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, प्रश्न पूछना के अतिरिक्त चर्चा करना, अभिव्यक्ति, व्याख्या, वर्गीकरण, विश्लेषण, प्रयोग करना आदि भी आकलन के संकेतकों में शामिल है। क्वेश्चन 12 में आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन, बच्चे अपने स्वयं का आकलन करेंगे का अवसर देना चाहिए। स्व आकलन क्या है पूछा जा रहा है, तो CCE है, सीखने के समान आकलन है, सीखने का आकलन है या सीखने के लिए आकलन है। तो यदि बच्चा स्व आकलन करता है तो स्व आकलन क्या है, तो सीखने के समान आकलन है। यदि बच्चा अपना खुद का आकलन करता है तो उससे भी वह सीखेगा। इस वजह से बच्चे को स्व आकलन करने का अवसर देना चाहिए। स्व आकलन सीखने के समान आकलन है। बच्चों के अपने विचार, अवलोकन की रिपोर्ट, स्वयं के अनुभव की अभिव्यक्ति, किसी एक के लिए तर्क, प्रयोग के बाद उसके परिणाम आदि ऐसे अवसर हैं जिनसे गुणात्मक रूप से बच्चों को स्वयं पता चलता है कि वे क्या क्या सीख चुके हैं और क्या सीख रहे हैं एवं सीखने में कहाँ कठिनाई आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन नहीं है पूछा गया है। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने को क्रियाकलापों से जोड़ना और बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना यह तो पॉजिटिव है, परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना यह भी पॉजिटिव है, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने को क्रियाकलापों से जोड़ना यह भी पॉजिटिव है, और यहाँ क्वेश्चन में निगेटिव पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 4 सही आंसर है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तिका में परिभाषाएं, वर्णन, अमूर्त प्रत्यय को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये रटने की प्रवृत्ति को प्रबल बनाते हैं। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य मात्र जानकारी देना नहीं है, बल्कि बच्चों को ऐसा अवसर प्रदान करना है जिससे कि वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने, करके देखें और सीखें, प्रश्न पूछें तथा प्रयोग करें। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, और 4 है प्रयोग करना। तो पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। कौन सा संकेतक बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अवलोकन और अभिलेखन तो है, अभिव्यक्ति भी है, विश्लेषण भी है और प्रयोग करना। यह संकेतक आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा पूछा गया है, तो यह तीनों ही होंगे। तो ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 और 3। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, अतः चित्र पढ़ने से बच्चों के अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति एवं विश्लेषण संकेतकों का आकलन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है?
अभय नाम के एक शिक्षक हैं जिन्होंने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा, ग्रुप बनाकर उन बीमारियों पर एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा था जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। यह शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। इनसे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। थर्ड है, इनसे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। और फोर्थ है, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है, प्रासंगिक नहीं है। तो डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। अगर ग्रुप डिस्कशन होता है या ग्रुप समूहों में कुछ कार्य होता है तो उनको समूह में सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था। तो एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। और प्रासंगिक नहीं है में हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सर्वेक्षण वह गतिविधि है जिसके अंतर्गत निरीक्षण एवं अवलोकन किया जाता है। यह वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होता है। सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत एवं विचार विमर्श करके समस्या के कारणों को ज्ञात किया जाता है, जिससे कि वास्तविक समस्या तक पहुंचा जा सके। समस्या के कारणों का ज्ञान होने पर प्राप्त सूचनाओं से आंकड़े प्राप्त होते हैं, जिससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग की अवधारणा का ज्ञान होता है। थर्ड है, अतः विकल्प 2 इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए सही विकल्प नहीं है, क्योंकि प्रश्न में सर्वेक्षण विद्यालय आधारित गतिविधि है। इससे प्राप्त सूचनाएं सार्वजनिक न होकर केवल अध्यापक एवं छात्रों के मध्य ही सीमित रहेगी, न कि समुदाय की जानकारी के लिए। नेक्स्ट है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं। अन्वेषण दृष्टिकोण, मानववादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण और अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण। तो प्रिया ने बच्चों से आपात स्थिति में क्या करना चाहिए यह पूछा था। तो बच्चों ने अपने अपने अनुभव बताए हैं। तो यह इससे हमें पता चलता है, इस दृष्टिकोण में हमें कैसे पता चलता है पर अधिक बल दिया जाता है, न कि हम क्या जानते हैं। तो यह अन्वेषण दृष्टिकोण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अन्वेषण दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें विद्यार्थी केंद्र में होता है, शिक्षक केवल एक संसाधन के रूप में होता है। इस दृष्टिकोण में हमें कैसे पता चलता है पर अधिक बल दिया जाता है, न कि हम क्या जानते हैं। अर्थात विद्यार्थी स्वयं अन्वेषण खोज क्रिया करके सीखते हैं। शिक्षक केवल विद्यार्थियों की सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं ताकि कोई समस्या होने पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया जा सके। विद्यार्थी भी सक्रिय होकर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, जिससे उनकी ज्ञान संबंधी सूचनाएं बढ़ती रहती हैं और संप्रत्यय का निर्माण होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या में अगला है, प्रश्न के अन्य विकल्पों से मानवतावादी दृष्टिकोण में बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाता है, विशेषतः संवेगात्मक विकास पर, क्योंकि संवेगात्मक विकास सही दिशा में होने पर बालक हर क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति कर पाता है। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण संज्ञान से तात्पर्य मानसिक क्रियाओं से होता है, जिसमें सोचना, याद करना, सीखना, भाषा का प्रयोग करना, कल्पना करना आदि शामिल है। यह दृष्टिकोण सूचनाओं, ज्ञान एवं संप्रत्ययों की समझ उनके बोध पर आधारित होती है। अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण अनुभव पर आधारित है। यह अनुभव स्वयं करके सीखना से प्रबल होता है। अगला क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह सस्ता और सुलभ है। और चौथा है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास समय है।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि यह समुदाय जो है एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। समुदाय अर्थात लोगों का समूह, समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों के समुदाय के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। ये उत्तरदायित्व व्यक्ति को समुदाय के लिए कुछ सकारात्मक करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विद्यालय में शिक्षार्थियों को बताया सिखाया जाता है कि अपनों से बड़ों व छोटों का सम्मान, बुजुर्गों की सेवा, दिव्यांगजनों के लिए उदारता एवं उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, जैसे मूल्य सिखाए जाते हैं। यही सीख यदि शिक्षार्थी अपने विद्यालय से बाहर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रयोग में लाता है तो विद्यालय समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला स्रोत बन जाता है। अतः समुदाय वह मंच है जो बालक के लिए महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन उपलब्ध करवाता है, क्योंकि बालक विद्यालय में रहते हुए समुदाय के लिए तैयार हो रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ईवीएस शिक्षण अधिगम कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना और वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना। तो ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसे एनसीएफ 2005 के नाम से जाना जाता है, उल्लेख करती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाव बस हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। शिक्षण अधिगम को जीवन बनाने के लिए आवश्यक है कि बच्चों को जो भी पढ़ाया सिखाया जा रहा है वह उनके वास्तविक जीवन एवं अनुभव से मेल खाता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता और माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। और 4 है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। तो कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। समावेशी का अर्थ है सभी को शामिल करना। परिवार वह इकाई है जिसमें सभी पारिवारिक सदस्य आपस में मिलजुल कर अपनी आवश्यकताओं एवं उत्तरदायित्वों की पूर्ति करते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में परिवार के प्रकार बताए गए हैं। समावेशी अवधारणा को स्पष्ट नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां है? फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना और उपर्युक्त सभी। तो ईवीएस की कक्षा है जिसमें कौन सी इन चारों ऑप्शन में कौन सी गतिविधियां हैं यह पूछा जा रहा है। तो फील्ड भ्रमण भी एक गतिविधि है, श्यामपट्ट का उपयोग भी एक गतिविधि है, चित्र को पढ़ना यह भी एक गतिविधि है। तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन का अर्थ है अपने चारों ओर के वातावरण को समझना। इसके लिए विद्यालयों द्वारा शिक्षार्थियों को फील्ड भ्रमण, पिकनिक, किसी फैक्ट्री का अवलोकन, किसी खेत का अवलोकन करवाया जाता है ताकि संप्रत्यय का पूर्ण बोध एवं समझ विकसित हो। श्यामपट्ट का उपयोग करने से कक्षा में सजीवता बनी रहती है। शिक्षार्थियों का ध्यान पढ़ाई में लगा रहता है।
चित्र पढ़ने से तात्पर्य है चित्र को देखकर सूचना ग्रहण करना। इससे शिक्षार्थी वाक्यों का निर्माण करना एवं व्याख्या करना सीखते हैं। अतः सभी विकल्प सही हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना, यह सभी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हमने उसकी व्याख्या भी देखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।